अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, और एजुकेशन में ख़ास तौर पर डिस्कस किया जाएगा कि आज भी हमारे तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पर स्कूल्स में और कॉलेज के अंदर सिलेबस या करिकुलम जो है वो पुराना पढ़ाया जाता है। उसकी रीज़न क्या है? वक्त के साथ साथ हम इतनी तब्दीली क्यों नहीं कर पाए कि हम सिलेबस में तब्दीली कर पाते? हमारे करिकुलम में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता, हमारे जो राइटर्स हैं वो नई किताबें लिख पाते और वो बच्चों को पढ़ाई जाती। इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आज बात की जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जी प्रोफेसर अली रज़ा साहब को, जिनका ताल्लुक शिबली कॉलेज से है और माशाल्लाह 24 ईयर का इनका एक वसी तजुर्बा है एजुकेशन के हवाले से। इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से जानेंगे कि ऐसा क्या है कि हम वक्त के साथ साथ तब्दीली क्यों नहीं कर पाए। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966, यानी 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमानों के साथ उन सवालात को शेयर भी करेंगे। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मैं वेलकम करूंगा सर आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई, अपडेट हो गई, लेकिन हमारा सिलेबस या करिकुलम तब्दील ना हो सका। क्या रीज़न समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमारे तालीमी इदारों में बच्चों के चूँकि सिलेबस को हम अगर देखें तो सिलेबस वही चला आ रहा है जो हमने पढ़ा है, और वही सिलेबस हमारे असातिज़ा कराम ने पढ़ा हुआ है। तो ये नस्ल दर नस्ल, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जा रहा है मामला। अब इसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है कि हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन हमें नहीं दी गई, बच्चों को कोई काउंसलिंग उसके हवाले से नहीं की गई कि उनको हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें, हम ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करें जो इस बारे में सोचें, आने वाली नस्ल के लिए सोचें कि हम कैसे जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, चलें जो पीछे हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो रीज़न यही है कि इसमें हम जैसे बाकी शोबों में डेवलपिंग है, उसी तरह हम एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं। तो हमें ऐसे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो सामने आएँ और आके वो इस चीज़ का बेड़ा उठाएं, ताकि जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है वो बेहतरी ला सकें। सर, इतने सालों में हम मतलब इतनी तब्दीली नहीं कर पाए कि हम कोई अच्छे राइटर्स प्रोड्यूस कर पाते, हमारे लिखारी अच्छे होते, किताबें हम अच्छी लिखते, सिलेबस में इजाफा कर पाते अल्फाज का या फिर कंटेंट का, कि हम अपने बच्चों को वो डिलीवर ही कर पाते। मुझे बल्कि अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि जो किताबें जिन ऑथर्स की हमने पढ़ी थी आज भी बच्चों को वही पढ़ाई जाती हैं। मतलब ये कि इस सारे दौरानिए के दौरान किताबों में तब्दीली नहीं आई। तो इसका मतलब ये कि राइटर क्या तब्दील नहीं हुए या हम राइटर बना नहीं पाए? मैं ये समझता हूँ कि जो इनोवेशन का मामला है ना, इनोवेशन होनी चाहिए थी। हमें चाहिए था कि हम लोग अपने अपने सिस्टम के अंदर ना इनोवेशन लेके आते, सिर्फ सिलेबस के अंदर नहीं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इस वक्त उसको बहुत शदीद ज़रूरत है इनोवेशन की, हर सिस्टम की, हर डिपार्टमेंट में। अगर आप देखते हैं एग्जामिनेशन में तो उसमें भी बहुत सी लूप होल्स हैं। अगर आप सिलेबस को उठा के देखते हैं, करिकुलम को उठा के देखते हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो अब मसला यही है कि ये तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो एजुकेशनिस्ट हैं ख़ास तौर पे, उन्हें आगे आना होगा और उनको ये बेड़ा उठाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसी साइकिल में चलाते रहेंगे। बिल्कुल से। सर, एग्जामिनेशन सिस्टम का आपने जिक्र किया, क्या पॉसिबल है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई तब्दीली इस तरीके से लाई जा सके कि ऑटोमेटिक हमारे सिलेबस में चेंजेस आना शुरू हो जाएं? जी बिल्कुल, अगर आप एग्जामिनेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं ना तो हमारे सिलेबस में भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। मसलन मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बच्चों को, जैसे हमारा आजकल है बच्चों का सब्जेक्ट, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो वो सब्जेक्टिव हिस्सा है और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हिस्सा है। तो ये दोनों पार्ट मिलाते हैं तो 100 मार्क्स की वेटेज बन जाती है। अब बच्चा क्या करता है कि उसको पता है कि 70% जो कि ऑब्जेक्टिव आना है
उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यूज हैं, तो बच्चा उसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो करता है। अगर मैं इंटरमीडिएट बात करता हूँ, इसी तरह मैट्रिक का स्टूडेंट भी वो भी ऐसे ही करता है। तो अगर हम इस पैटर्न को, इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को, प्रोसीजर को चेंज कर देते हैं ना, और जो इंटरनेशनल लेवल है, जैसे इंटरनेशनल लेवल में आप ओ लेवल्स, ए लेवल्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को पेपर ये सब्जेक्टिव नहीं आता, वहाँ पे सारा का सारा थ्रू आउट एमसीक्यूज बेस्ड होता है, वो कंसेप्चुअल होता है। और वो बच्चों को, उससे बच्चों को लर्निंग भी होती है, बच्चा ज़्यादा सीखता है, टीचर को भी कंप्रीहेंसिवली टीच करना पड़ता है, एक एक पॉइंट को बताना पड़ता है। तो ये अगर हमारा सिस्टम ऐसे चेंज हो जाए ना, तो उससे बहुत सारी बेहतरी आ सकती है, डेफिनेटली उससे फिर सिलेबस में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही है। एग्जामिनेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है कि अब आके सुनने में आ रहा है कि शायद 25% जो है वो कंसेप्चुअल पेपर आया करेगा, लेकिन उसका 25% कंसेप्चुअल काफ़ी है, और इब्तदाई तौर पर हमारे स्कूल्स में मुख्तलिफ तर्ज का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें ऑक्सफोर्ड पढ़ाया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स कैम्ब्रिज की किताबें पढ़ाते हैं, और जो सरकारी स्कूल्स हैं वो पीटीबी को लेकर चलते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इब्तदाई तौर पर हम बच्चों को दे देते हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर वो कंफ्यूजन नहीं आती है बच्चों के लिए और पढ़ाने वालों के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये एक ही सिलेबस रखा जाए ना, सेम सिलेबस रखा जाए, अब सुना है कि जो अपना गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि हम एक सेम सिलेबस को इंडल्ज करें, और मैट्रिक लेवल तक कम से कम जो है ना, मैट्रिक जो बच्चा करे उसमें वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होने कि साइंस का और आर्ट्स का, बच्चे तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ें। जब सेम सिलेबस पढ़ेंगे और पूरी सोसाइटी के बच्चों को अगर सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो यकीनी तौर पे कोई भी किसी भी क्लास के साथ, वो बच्चा अगर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आगे जाके, वो भी वही सिलेबस पढ़े जो एलीट क्लास का बच्चा पढ़ता है। सही है। तो ये जो स्टेप अगर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत बेहतरी आ सकती है हमारे सिस्टम के अंदर। बिल्कुल सही है सर। आपको माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए एग्जामिनेशन सिस्टम से किस हद तक मुतमईन है? एग्जामिनेशन सिस्टम जो है जी, वो हमारा असल बुनियाद ही यही है। अगर एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, तो हम समझ लें कि हमारे सारे लूप होल्स जो है ना, वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपके सामने ही है, बच्चों को, यानी हमने वो सिस्टम ही नहीं प्रोवाइड किया बच्चों को, जिससे बच्चा जो है ना वो क्रिएटिविटी की तरफ आता। बिल्कुल ठीक है। बच्चों को हमने क्रैमिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो रखी हुई है, और स्टिल अब आज तक यही चला आ रहा है, और नया जो है वो कोई चेंज होने का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं लग रहा कि वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। मुझे याद है कि हम इब्तदाई तौर पर जब स्कूल्स की बात करें, तो हमारे दौर में 33% मार्क्स लेना एक एफर्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और जिसके 60% आते थे, उसे लगता था उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जी बिल्कुल। और अब 99% पर भी जाके बच्चों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। रोना इस चीज़ का होता है कि 1% कम है, 1% कम है। तो उसमें क्या मतलब किस प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली पेरेंट्स की तरफ से है, काउंसलिंग का इशू है, मोटिवेशन का इशू है? मेरा ये ख्याल है कि इनमें से सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो काउंसलिंग है। बच्चों को अगर आप काउंसलिंग सही प्रॉपर नहीं करते हैं ना, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने किस साइड पे जाना है, किधर को जाना है। काउंसलिंग जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये एक मतलब आप यूँ कह लें कि ये एक रास्ता है। काउंसलिंग जो है एक रास्ता है, एक रास्ते पर चलाने की मानद है। अगर आप बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, बच्चों को प्रॉपर आप गाइड करते हैं, सही एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग का मतलब ही एडवाइस करना है। अगर उनको आप सही एडवाइस कर देते हैं, तो वो सही रास्ते पर चलेंगे, और सही रास्ते पर वो चलेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, और वो ना सिर्फ उनके इंडिविजुअल्स के लिए बेहतर होगा, बल्कि इस मुल्क की तरक्की के लिए भी वो अपना रोल प्ले करेंगे। सर, चूँकि हमारे तालीमी इदारों में ख़ासतौर पर अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी बिल्कुल। जो बच्चा आता है या पेरेंट्स आते हैं, उनको भी आइडिया नहीं होता है। और चूँकि माइंडसेट की बात है, आज के दौर में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और वो एफएससी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर बनना। बिल्कुल ऐसे, और दूसरी राय उनके पास नहीं है या ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है? काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जा सकती है कि बच्चों को या पेरेंट्स को गाइड किया जाए कि इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी तरफ जाया जा सकता है? जी, उसमें तो सबसे पहले ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, तो हर प्राइवेट सेक्टर को एक पूरा डिपार्टमेंट अलग से बनाना चाहिए कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, जो आने वाले बच्चों को गाइड करे। क्योंकि काउंसलिंग जो है बेसिकली उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं, आपने आगे क्या करना है,
और आपने बेहतरी कैसे लेकर आनी है। तो काउंसलिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का सेक्टर हो, गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर को ऑब्वियसली आगे आना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए। गवर्नमेंट को इदारे बनाने चाहिए, स्पेशली अलग से इदारे बनाए जो बच्चों को इस हवाले से गाइड करें। पहले तो टीचर्स को गाइड करें ना, ताकि टीचर्स फिर आगे वो कन्वे करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो। मेरे ख्याल में ये है कि अगर ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो ये प्रॉपरली ये पूरे आपके कंट्री लेवल पर जो है ना ये एस्टेब्लिश होगा, फिर उसको प्राइवेट इदारे भी कैच अप करेंगे। और उस तरह फिर ये इतना जरूरी चीज है। मैं अगर आपको कहूं कि करियर काउंसलिंग को अगर हम इसमें सिस्टम में से निकाल देना तो हमारी ये जो तनज़्ज़ुली है ना उसकी मेन वजह यही है। हमारा बच्चा जो वो क्यों नहीं कम्पीट करता इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी रीजन क्या है, उसे पता ही नहीं है। वो मैट्रिक भी करता है, वो एफएससी भी कर लेता है, वो ग्रेजुएशन में बीएस प्रोग्राम भी कर लेता है, मास्टर्स भी कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने जाना किधर है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स से बेस कर रखते हैं, अपनी कॉमर्स बेस रखते हैं, कॉमर्स की उन्होंने एजुकेशन ली है और जा रहे हैं जनाब फार्मेसी में। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। तो ये चीजें ये वो बात है कि उन बच्चों को ग्रूम ही नहीं किया गया कि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो फील्ड है, आप उसमें रहें। उससे नुकसान ही हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते हैं, वो बाई चांस काम करते हैं, बाई चॉइस काम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही सर। काउंसलिंग किसकी होनी चाहिए, बच्चों की, पेरेंट्स की? सबसे पहले पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को इन्फोर्स करते हैं कि भाई आपने यही करना, इंजीनियर ही बनना है जी, आपने डॉक्टर ही बनना है। सर विश भी तो होती है, विश होती जरूर है, लेकिन आप ये देखें कि उनके बच्चे का पोटेंशियल कितना है। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं ना जी, तो वो बच्चे के लिए भी फायदामंद है और वो पेरेंट्स के लिए भी फायदामंद है। लेकिन अगर आप किसी चीज को इन्फोर्स करते हैं और बच्चा उस चीज का कैलिबर नहीं रखता तो वो बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा। वो फिर 2 साल के बाद आपको कहेगा जी आपने मुझे कहा था, मैंने आपके कहने पे किया है। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब मैट्रिक से इंटरमीडिएट में आना था ना, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने ना बायो रखनी है, आपने डॉक्टर बनना है। तो मुझे बस मैट्रिक में थोड़ी सी एलर्जी थी बायो से, तो मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, तो मैंने उनको ये कहा कि जी मैंने पढ़ना है, तो मुझे अगर आप ये इजाजत दे देना कि मैं अपने आप से डिसीजन करूं तो मैं आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके दूंगा। तो फिर मैंने खुद से बाई चॉइस जो है वो मैंने प्री इंजीनियरिंग रखी थी। तो ये चीजें फिर उसका रिजल्ट भी आता है आगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अगर आप बच्चे को इन्फोर्स करते रहेंगे तो बच्चा कहेगा ठीक है मैं तो इनके कहने पे कर रहा हूँ, मेरी तो उन्होंने सुनी कोई नहीं। तो उसका फिर जो इम्पैक्ट है और उसका सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नील है, जीरो है। आप देख लें हमारे बच्चे बहुत काबिल होते हैं, बड़ा अच्छा ज़हन रखते हैं, लेकिन उनके पास गाइडलाइन नहीं है, कोई रहनुमाई नहीं है, और उसके पीछे कैरियर काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सर। मोटिवेशन जब हम पढ़ाते थे या पढ़ते थे इब्तदाई तौर पर, हम ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि मोटिवेशन के लिए कोई अलग से मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाएंगे या फिर हमें काउंसलर्स हायर किए जाएंगे इदारों में जो बच्चों की मोटिवेशन करेंगे। अब तो बाकायदा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मोटिवेशन की जिम्मेदारी क्या असातिज़ा की नहीं होती है? जी बिल्कुल होती है, लेकिन असातिज़ा के लिए भी गाइडलाइन, उनको भी तो डेफिनेटली गाइड करना पड़ेगा ना, उनको भी तो कोई ट्रेन करना पड़ेगा ना। अगर असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली, वो बेशक प्राइवेट सेक्टर वाले इस बात को बेड़ा उठा लें या गवर्नमेंट सेक्टर इस बात को बेड़ा उठा ले, कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं देखना कि हमने करियर काउंसलिंग स्टूडेंट ही करनी है। सबसे पहले हम अब इंटरमीडिएट का बच्चा है या मैट्रिक का बच्चा है, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग, इंटरमीडिएट लेवल तक ये बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के साथ एडमिशन करवाने के लिए मोस्टली। इसका मतलब ये है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स जो है वो अभी इस लेवल तक इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ये सिर्फ नहीं है हमें स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करना, हमें अपने पेरेंट्स को भी गाइड करना है, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर से आए होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट वो वर्क्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ काम होते हैं, तो उनको कई चीजों का नहीं पता होता है। वो जब उनको बिठा के अगर समझाया जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे में ये बात इन्फोर्स करते हैं कि बच्चे की होती है ना, जैसे हमारे आपको पता है सोसाइटी में भेड़ चाल बहुत ज्यादा है। अगर कंप्यूटर साइंस का दौर है तो कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाना है, बच्चे के नंबर बेशक 400 आए हों, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब उसको ये जरूरत है कि वो 400 वाला बच्चा जो है ना वो या तो कॉमर्स वाली साइड पे जाए या आर्ट्स वाली साइड पे जाए, ठीक है जी। तो वो बच्चे को अगर प्रॉपर गाइड नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कर दिया कि बच्चे के नंबर बेशक 400 आए हों, उसके बावजूद उसका एक माइंडसेट बना होता है। तो मैं इसके ऊपर लाजमी आपकी राय जानना चाहूँगा कि बच्चे के 400 नंबर आए होते हैं, फिर उसके बावजूद पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि बच्चे को एफएससी करवा दें। बिल्कुल ऐसे, पहला माइंडसेट। सेकंड ये कि अगर नंबर थोड़े आगे हैं तो उसके बाद
थोड़े नंबर के बाद ही चॉइस क्यों बचती है कि बच्चे को हम कॉमर्स में लेकर आएंगे या आर्ट्स में लेकर जाएंगे? क्या ज़्यादा मार्क्स वाला कॉमर्स या आर्ट्स नहीं पढ़ सकता? जी बिल्कुल सर, पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को आना चाहिए, इस साइड पे भी आना चाहिए, इस फील्ड में भी आना चाहिए। लेकिन हमारा चूंकि सोसाइटी में ट्रेंड बना हुआ है ना, हमने अपर क्लास जो अच्छे बच्चे हैं, जो इनका आईक्यू लेवल अच्छा है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, हमने उसको ये सोच लिया है कि जनाब हमने इनको मेडिकल या इंजीनियरिंग साइड पे लेकर जाना है। तो ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। ये एजुकेशन ने करना है असल में, ये करियर काउंसलिंग ने करना है असल में। सही है। मैं हमारे पास बच्चे आते हैं ना, तो हम देखते हैं उस बच्चे का, उसकी मार्कशीट्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कि वो चीज़ किस में वो कमज़ोर है, किस में वो बेहतर है, स्ट्रांग है, तो हम उसको उस हिसाब से गाइड करने की कोशिश करते हैं। सही है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर बच्चों को सही तौर पर गाइड अगर हम करेंगे, करियर काउंसलिंग उसकी सही करेंगे, तो ये सारे मसले जो हैं वो सही बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ बच्चों के लिए तरबियत का पहलू कितना ज़रूरी है? ये तो वो दर्द है हमारे माशरे का जिसको इतना ज़्यादा एड्रेस होने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा एड्रेस होने की ज़रूरत है कि शायद इसको पैरेलल लेकर चलना चाहिए तालीम के साथ। सही। अब इसमें बात फिर वही आ जाती है, असातिज़ा कराम जो है ना जी, उनका बड़ा रोल है ये। अगर एक उस्ताद खुद भी बाइखलाक होगा, अच्छे अखलाक को पसंद करेगा या अच्छा अखलाक रखेगा, सच बोलेगा, उसको प्रमोट करेगा, ठीक है, झूठ को डिस्करेज करेगा, नफरत को डिस्करेज करेगा, तो ये चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होनी है अपने आगे स्टूडेंट्स के अंदर। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी इतनी ज़रूरत है कि इससे तो हम अब इनकार ही नहीं कर सकते। मुझे बाज़ औक़ात मैं अपने कोलीग्स में बात करता हूँ कि यार मुझे ये लगता है और मुझे ये डर है कि आने वाला जो दौर है ना पाकिस्तान में बच्चों का, नेक्स्ट जनरेशन का, वो तालीम याफ्ता तो हो जाएंगे लेकिन वो अखलाक याफ्ता नहीं होंगे। बिल्कुल। और मुझे जो अपनी सोसाइटी की अखलाकियात की गिरावट है ना, वो उससे बहुत तशवीश है। मैं इससे वाकई बड़ा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे हमारे इस मुल्क को लेकर चलना है। बिल्कुल सर, जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? वालिदैन के ऊपर तो बुनियादी तौर पर होती ही है। अगर, और हमने ये भी देखा बहुत सारी जगहों पर कि वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। जब बच्चे तालीमी इदारों में आते हैं तो तालीमी इदारे बाज़ का जिम्मेदारी लेने से कासिर हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कि बच्चा अपने घर की तरबियत से सीख कर आया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं होता। जी सर, इसमें मेरी राय ये है कि हम ये एक ना ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ये है कि इसमें पेरेंट्स हैं एक साइड पे टीचर और तीसरी साइड पे स्टूडेंट है। ये ट्राइंगल्स कंप्लीट ही तब होती है। इसमें ये हम किसी एक को ब्लेम नहीं दे सकते कि ये जी पेरेंट्स की जो है वो जिम्मेदारी है या ये टीचर्स की जिम्मेदारी है या सिर्फ स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। ये तीनों ने कोलैबोरेशन के साथ मिलकर चलना है तो हम इस गिरावट से निकल सकते हैं। यानी बच्चे की एक्टिविटी पे नज़र रखना, जब वो घर में है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जब बच्चा कॉलेज में या स्कूल में है तो वो असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी में आ जाता है। और ख़ुद भी बच्चे को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे एक बाकिरदार शहरी जो है इस मुल्क का बनना है। उसमें उसको भी ये जज्बा दिखाना पड़ेगा, उसको भी अपनी ये नीयत सेट या अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा इंसान जो है ना सोसाइटी के लिए बनूँ। बिल्कुल सही सर। टीचर्स और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखें, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए हैं, हमारे साथी के साथ हमारी बॉन्डिंग का लेवल कुछ और था। जी बिल्कुल ऐसे। आजकल क्या वो बच्चों का रिस्पेक्ट एलिमेंट या बॉन्डिंग उस तरह से बन पाती है? अगर नहीं बनती है तो उसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? सर वो यही चीज़ है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो बॉन्डिंग है ना, बेसिकली ये इसके पीछे कम्युनिकेशन है, यानी आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अब कम्युनिकेशन जो है वो तभी अच्छी हो सकती है या इसकी बेस ये हो सकती है कि बच्चे को मोरालिटी कितनी पसंद है या कितनी मॉरल वैल्यूज वो रखता है। सर, आपको लगता है कम्युनिकेशन गैप है? बहुत ज़्यादा गैप है। अच्छा। हम अपने दौर में, मुझे याद है, हम अपने असातिज़ा कराम से पढ़ते थे तो हमारा भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता था। अब कम्युनिकेशन गैप है लेकिन स्टडीज़ के हवाले से कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप स्टडीज़ से हटके किसी भी टॉपिक बात करते हैं तो उसमें बच्चे कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हैं, वो पसंद करते हैं कि स्टडी से अदर देन जो है ना वो आपको बात करें। लेकिन सर, अगर आप कहते हैं कि आपके दौर में इस तरह से कम्युनिकेशन गैप था लेकिन रिस्पेक्ट एलिमेंट भी तो था। जी बिल्कुल था। वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो रिस्पेक्ट एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे वही मोरालिटी है जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मॉरल वैल्यूज जो है ना, अखलाकियात हैं, ये जब तक बच्चे के अंदर नहीं इंडल्ज होगी, बच्चे को सिखाया नहीं जाएगा, ये कभी भी वो ना उस्ताद की इज्जत करेगा, ना वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करेगा, ना वो अपने फेलोज की इज्जत करेगा। अच्छा सर, पॉसिबल है ऐसा कि हमारे तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पर कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स में, ऐसा सिस्टम हो सके कि बच्चों के सिलेबस के साथ साथ मोटिवेशन के लिए
स्पेसिफिक किया जाए, टीचर्स को बाउंड किया जाए कि अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को भी शामिल किया जाए। और हमारे हमें ये दौर लगता में है क्योंकि ये एक पूरी की पूरी प्लानर मौजूद होता है, लेकिन प्लानर के अंदर सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस किया जाता है, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो इसकी ज़रूरत किस हद तक महसूस करते हैं कि इसको भी सिलेबस के पार्ट में शामिल करेंगे तो शायद हम इखलाकियात पे काम कर सकें? सर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम मुझे याद है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे ना, मैं चूँकि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज होता था उस वक्त, तो सर हमारे टाइम टेबल में एक अलग से ट्यूटोरियल के लेक्चर दिया जाता था। वीक में एक लेक्चर होता था, उसका नाम ट्यूटोरियल दिया जाता था। उसमें ये सब जो असातिज़ा कराम आते थे, डिफरेंट आते थे, वो यही चीज़ की वो ट्रेनिंग देते थे, बच्चों को अखलाकियात सिखानी, बच्चों को नॉर्म्स सिखाने। अब वो चीज़ की कमी है, अब वो सारा का सारा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसमें ये जितना सिलेबस की कंप्लीशन या सिलेबस के ऊपर फोकस किया जाता है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे मुझे बात याद आ गई, मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने हमें फोकस किया हुआ है। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप अपने लेक्चर टाइम के अंदर 10 से 15 मिनट जो है या 5 मिनट है, जहां आप जितने मुनासिब समझते हैं, आप उनको बच्चों को मॉरली गाइड करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको इनराज करना है, इसको बड़ा करना है। ये सिर्फ 5 या 7 मिनट की बात नहीं है। इसको अगर हम एक वीक में पर क्लास, हर क्लास के अंदर एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हायर कर लें, टीचर्स भी अगर वो लेक्चर लेना चाहें, एक क्लास लेना चाहें, मोटिवेशन देना चाहें, तो बच्चों को, और टीचर से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होती स्टूडेंट के लिए। तो ये अगर ये बेड़ा उठा लिया जाए, या आप यूं कह लें कि टाइम टेबल के अंदर इसको फिक्स कर लिया जाए, इस चीज़ को ट्यूटोरियल के नाम से, और इससे अगर चलाया जाए तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये इखलाकियात को बेहतर करना में ये पहला स्टेप होगा। पहला स्टेप है, चूंकि टीचर से बढ़ के मोटिवेशन कोई दे नहीं सकता। बहुत खूबसूरत बात है जी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अली रज़ा साहब, जो शिबली कॉलेज से हैं। हम बात कर रहे हैं सिलेबस और करिकुलम के हवाले से, और ख़ास तौर पर एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में जो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं, हमारे वालिदैन को जो जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ जी। इस दौरान आप मुझे कॉल या मैसेज करेंगे हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर। सो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं